Hello, my dear future CAs. So let's start with the Unit 3. लास्ट में हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को कंप्लीट किया है. आज हम यूनिट 3 को करने वाले हैं. राइट, सो लेट्स प्रोसीड विद द यूनिट 3. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट 3, दैट इज प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स. लास्ट में हमने यूनिट 1 में मैंने आपको एक पिज्जा शॉप का ऑनर बनाया था, फिर जूस शॉप थी, फिर बर्गर शॉप थी, फिर यूनिट 2 में मैंने आपको मोबाइल ऑनर बनवा दिया था, मोबाइल शॉप का ओनर. अब मैं फिर से आपको पिज्जा शॉप खुलवा रही हूँ. ठीक है, चलो. सिचुएशन 1 है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पिज्जा ही बेचते हो तो कौन सी मार्केट, यानी कि मोनोपोली मार्केट. सिचुएशन नंबर 2, आप 100 पिज्जा शॉप्स आर देयर सेलिंग एग्जैक्टली द सेम पिज्जा. मतलब 100 फर्म्स हैं, ठीक है. व्हाट मार्केट इट इज, सेम पिज्जा लिखा हुआ है, इसका मतलब दिस इज अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. सिचुएशन नंबर 3, मेनी पिज्जा शॉप्स आर देयर बट एवरीवन हैज डिफरेंट टेस्ट. सबका डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, ठीक है. जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, लापिनोज, लोकल पिज्जा मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सिचुएशन नंबर 4, ओनली डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग कंट्रोल द मार्केट. तो मार्केट कौन सी है, ओलिगोपोली. ओके, तो कहने का मतलब क्या, जब ओनली वन सेलर तो मोनोपोली. व्हेन देयर आर 100 सेलर्स बट सेम, सबका सेम टेस्ट है, जो कि कभी हो सकता है, द आंसर इज नो, है ना. तो वो कौन सी मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट. सिचुएशन नंबर 3, जब बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओनली फ्यू आर देयर, फ्यू आर कंट्रोलिंग द मार्केट, उसे बोलेंगे ओलिगोपोली. क्लियर है. सो नंबर ऑफ सेलर्स वेरी लार्ज है, तो परफेक्ट कंपटीशन. ओनली वन है सेलर, तो हमारे पास मोनोपोली. अगर हमारे पास बहुत सारे हैं तो मोनोपोलिस्टिक. बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो मोनोपोलिस्टिक, अगर फ्यू हैं तो ओलिगोपोली. ठीक है. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन. वी हैव टू टाइप्स ऑफ मार्केट. एक होती है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, दूसरी होती है हमारे पास इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. ठीक है. इम्परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में क्या आता है, जहां पे प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी क्या रहेगी, इंक्रीज होगी. जेन्युइन सी बात है, यही चीजें होती हैं, यही हम पढ़ते हैं. ओके, सो कैन वन व्हीट फार्मर डिसाइड द प्राइस ऑफ द व्हीट, द आंसर इज नो. बिकॉज बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कि व्हीट को सेल करते हैं, सेम व्हीट को सेल करते हैं. हेंस परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं. हर सेलर, हर बायर का हर सेलर का कुछ ना कुछ शेयर होता है, हर बायर का कुछ ना कुछ शेयर होता है. कोई अगर बायर बोलेगा मैं नहीं उससे खरीद रहा, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे ना खरीदने से उससे कुछ भी नहीं होने वाला. कोई कह रहा है कि नहीं मैं उसको नहीं बेचूंगा, तो मत बेचो, किसी और से ले लेगा वो. ठीक है. सिमिलरली मैं ये नहीं बोल सकती कि वो बेकरी शॉप पे जो, या वो वाली शॉप पे जो चिप्स का पैकेट मिल रहा है उसमें ज्यादा चिप्स की क्वांटिटी है एज कम्पेयर टू दूसरी दुकान में जो चिप्स मिल रहा है, दोनों के सेम है. इस दोनों बायर और सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल मार्केट, दूसरा अगर 20 रुपए आवाज मार रहा है तो ये वाला भी क्या मार रहा है, 20 रुपए आवाज ही मार रहा है. कहने का मतलब सब्जी जब बेच रहे हैं, होमोजीनियस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट. ठीक है, तो सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बायर्स हैव नो प्रेफरेंस बिटवीन द डिफरेंट सेलर्स. हर प्रोडक्ट क्या है, आइडेंटिकल है. फॉर एग्जाम्पल शुगर, व्हीट, राइस, मिल्क. ठीक है. फ्री एंट्री एंड एग्जिट, तुम्हें कल को जाकर फार्मिंग करनी है, कर सकते हो. तुम्हें कल को जाके रोकना है, वांट टू स्टॉप, यस, कल कर सकते हो. अगर आपने कल ही शुरू करना है तो कल ही बंद कर सकते हो. सिमिलरली आपको कोई भी तरीके का बिजनेस करना है, आप देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. ठीक है. आपको बेकरी शॉप खोलनी है, आप खोल सकते हो. आपको कैफे खोलना है, खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर 3 करेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है, आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, और थर्ड फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, तो ये कौन सी मार्केट होगी, प्योर कंपटीशन वाली मार्केट होगी.
ठीक है। फिर फोर्थ फीचर कौन सा आता है, दैट इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। हर कोई बायर को पता है कि मैगी का प्राइस कितना है, चिप्स का प्राइस कितना है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम रहती है, इतनी एडवर्टीजमेंट की रिक्वायर नहीं होती है, ठीक है। ऑल फर्म्स इंडिविजुअली आर द प्राइस टेकर। इंडस्ट्री क्या रहती है, प्राइस मेकर, और फर्म्स क्या रहती हैं, प्राइस टेकर। पीछे से जो इंडस्ट्री ने सेट कर दिया कि लेस का प्राइस ये होने वाला है, दैट प्राइस इज सेट ऑलरेडी, ठीक है। दैट फर्म इज प्राइस टेकर, okay, and another one is price maker is industry and price taker is firm। वही सब चीजों को उसी प्राइस पे क्या करती है, बेचकर आती है, ठीक है। और ये जो परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट मोबिलिटी मतलब ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो एक रिसोर्सेज का दूसरा फीचर आता है, मतलब बाकी दोनों फीचर्स को अगर हम जोड़ दें तो परफेक्ट कंपटीशन बन जाता है। तीन चीजें अगर आती हैं, पहले 3 पॉइंट्स आएंगे, लार्ज नंबर ऑफ LHF, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, प्योर कंपटीशन है। परफेक्ट। तो ये मिथ है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एग्जांपल है, स्टॉक खरीदना, बॉन्ड खरीदना, हर एक को स्टॉक का सेम प्राइस पे करना पड़ता है, हर एक को बॉन्ड्स खरीदने का सेम प्राइस पड़ना पड़ता है। डॉलर खरीदने के लिए आज अगर मैं भी जाऊंगा बैंक में तो मुझे भी सेम प्राइस कोट होगा, आपको भी सेम प्राइस कोट होगा। गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम का रेट जो है वो सेम रहते हैं, ठीक है। फर्म इज इन इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर्स होते हैं, मार्केट फोर्सेस प्राइस डिटरमाइन करती है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो इन परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होता है, हमेशा एवरेज कॉस्ट कर्व से अबव रहता है, आइडेंटिकल शेप सप्लाई कर्व रहता है, ठीक है। ओके, डन। ठीक है। ऑप्टिमम एलोकेशन, हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमली एलोकेट करके चलते हैं। कंज्यूमर कम से कम प्राइस पे करना चाहता है, और जस्ट कवर द मार्जिनल कॉस्ट, तो जस्ट कवर्स द, इसीलिए फर्म की सिर्फ एडिशनल कॉस्ट ही कवर हो पाती है। एवरेज, इफ मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू को इक्वल है, तो हमें एफिशिएंटली इसको एलोकेट करके चलना होता है। अगर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है, इसका मतलब है कि हमने प्लांट को फुल कैपेसिटी में यूटिलाइज किया है, कोई भी रिसोर्सेज की वेस्टेज जो है वो नहीं है। ओके, ये मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। दिस इज समथिंग, यस। अब हमारे पास आती है मोनोपोली, मतलब सिंगल सेलर, राइट। इन शॉर्ट रन नॉर्मल प्रॉफिट क्या रहता है, इन शॉर्ट रन देयर इज नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज प्राइस एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है। लॉस कब होगा, लॉस तब होगा जब एवरेज कॉस्ट से प्राइस, एवरेज कॉस्ट क्या होता था, एवरेज रेवेन्यू क्या होता था, मेरा कितना रेवेन्यू पर प्रोडक्ट है, मेरी एवरेज कॉस्ट क्या होगा, मेरा कितना कॉस्ट पर प्रोडक्ट है। अगर प्राइस मेरे एवरेज कॉस्ट प्रोडक्ट से कम होगा तो ऑटोमेटिकली इट इज अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। देन नॉर्मल प्रॉफिट प्राइस क्या होगा, जब ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होगा तो मतलब ये क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। इमेजिन आपका एक सिनेमा हॉल है इन योर सिटी, कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इसका मतलब है तुम एक मोनोपोलिस्टिक हो। शॉर्ट रन में क्या होता है मोनोपोली में, इन द शॉर्ट रन मोनोपोलिस्टिक फेस 3 सिचुएशन। सबसे पहली बात है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आपने टिकट का प्राइस कितना रखा, 300 रखा, कॉस्ट कितनी थी टिकट की, 200 ही थी। इसका मतलब क्या है, प्राइस क्या है, ग्रेटर देन कॉस्ट है। मैं इसे कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट सेम मान के चल रही हूँ, ठीक है, सेम ही होती है। प्राइस क्या है, ग्रेटर देन कॉस्ट है, तो मतलब आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, आपका टिकट का प्राइस क्या है, 200, कॉस्ट कितनी आ रही है 200, प्राइस कितना है, जस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। आप अपनी कॉस्ट को रिकवर कर रहे हो, नॉर्मल रिटर्न है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। लॉस,
टिकट का प्राइस कितना है 180, पर आपको कॉस्ट कितनी पड़ रही है उसकी, दैट इज 200, तो प्राइस इज बिलो द एवरेज कॉस्ट, यानी कि आपको लॉस हो रहा है। हाउएवर आप ऑपरेट करके चलोगे, अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहे हो तो, हमने ये पहले भी पढ़ा था, प्राइस इज बिलो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो फर्म को अगर प्राइस जो है बिलो है तो फर्म को शट डाउन कर देना चाहिए। मतलब प्रॉफिट है सुपर नॉर्मल, या फिर सेम कॉस्ट है तो उसे बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, या तो होता है लॉस। तो हमारे पास तीन ही सिचुएशन होती है, या तो लॉस, या तो सेम कॉस्ट यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट, या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, ओके। अब लॉन्ग रन में क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में क्या होता है, नाउ इमेजिन सेवरल इयर्स पास्ट, बहुत सारे साल पास हो चुके हैं, कैन न्यू फर्म्स एंटर एंड कम्पीट विद यू? नो, क्योंकि मोनोपोली में आपके स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है, पेटेंट लेने पड़ते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, स्कार रिसोर्स, हर कोई सिनेमा हॉल नहीं ओपन कर सकता, राइट, स्कार रिसोर्सेज की आपके पास ऑनरशिप रहती है, नया कॉम्पिटिटर एंटर नहीं कर सकता है मार्केट में, ठीक है। सो मोनोपोलिस्टिक क्या करता है, प्राइस हायर देन कॉस्ट जो है चार्ज करके चलता है, प्राइस इज हायर देन द एवरेज कॉस्ट, मोनोपोलिस्टिक अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। Why can't monopoly makes the losses in the long run? तो monopoly losses क्यों बनाती है long run में? If a monopolist keep making the losses, he will either, वो अगर वो loss हो रहा है तो वो क्या करेगा, या तो अपने प्राइस को इंक्रीज कर देगा अगर पॉसिबल है तो, या तो वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, या तो मार्केट से ही निकल जाएगा, ठीक है। अब बिजनेस कैन नॉट कंटिन्यू सफरिंग लॉसेस फॉरएवर, देयरफॉर इन द लॉन्ग रन मोनोपोली जनरली अर्न्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉन्ग रन में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही रहता है। सो शॉर्ट रन में प्राइस अगर ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट है, मतलब आई एम एबल टू कवर माई एवरेज कॉस्ट, सुपर नॉर्मल इक्वल है तो नॉर्मल, बिलो है तो लॉस, लॉन्ग रन में प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है ड्यू टू एंट्री बैरियर्स। शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉट पॉसिबल है, लॉन्ग रन में भी पॉसिबल है, नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होते हैं, लॉस पॉसिबल है शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में नहीं होते हैं। सो इन मोनोपोली देयर आर नो कॉम्पिटिटर्स, दैट इज सिंगल सेलर रहता है, वन सेलर इन द मार्केट, कोई भी फर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस नहीं रहता, वही फर्म वही इंडस्ट्री, ठीक है, एक ही कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, वही फर्म है, वही इंटायर इंडस्ट्री है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री होते हैं, नए फर्म्स एंटर नहीं कर सकती मार्केट में बिकॉज बैरियर्स लाइक बहुत सारे ह्यूज इन्वेस्टमेंट रहती है, गवर्नमेंट का लाइसेंस, पेटेंट राइट्स, नेचुरल रिसोर्सेज की ऑनरशिप, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा। You cannot start your metro rail services in your city tomorrow. Investment and government investment भी बहुत ज्यादा है, government के approvals भी बहुत ज्यादा है, hence strong barriers to entry. मार्केट की पावर, आप ही प्राइस मेकर हो, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है तो यूजुअली आप ही अपना प्राइस जो है वो सेट करके चलते हो। He can charge price higher than the cost of producing more unit, therefore average revenue is equal to average revenue greater than the marginal cost. आप खुद से प्राइस जो है वो डिटरमाइन करके चलते हो। This means consumer pay more than the cost of production, क्योंकि आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो तो ऑटोमेटिकली यू चार्ज मोर, कंज्यूमर पे मोर एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा। इसे ही हम बोलते हैं एलोकेटिव इनएफिशिएंसी, बिकॉज रिसोर्सेज एफिशिएंटली हम सोसाइटी के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। सपोज इट कॉस्ट 50 टू प्रोड्यूस अ मेडिसिन बट मोनोपोलिस्टिक 150 की बेच रहा है, कंज्यूमर ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट पे मच मोर देन द प्रोडक्शन कॉस्ट बिकॉज देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो इसीलिए सप्लाई कर्व इनडिटर्मिनेट होता है इन द मोनोपोली, और परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व डिटर्मिनेबल होता है। इन परफेक्ट कंपटीशन every price has fixed quantity supplied, so we can draw the supply curve. In perfect competition we can draw the supply curve, but in monopoly quantity supplied depends on both demand and the marginal cost, not on price alone. तो इसीलिए same price can lead to different quantity depending on the price. Therefore monopoly has no definite or indeterminate supply curve. Same मतलब है
कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। हम मेट्रो है तो मेट्रो को ही यूज करेंगे, कुछ और हम यूज नहीं कर सकते। कंज्यूमर डू नॉट हैव प्रोडक्ट टू स्विच टू, देयरफॉर दे बाय फ्रॉम द मोनोपोलिस्टिक, जैसे कि मेट्रो सिटी, ठीक है, आप दूसरी पे नहीं कर सकते। कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या रहती है, जीरो या वेरी लो। अगर एक प्राइस, if the price of another product changes, the demand for monopolistic hardly changes, चेंज ही नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि उनका ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, क्लोजली ऑल्टरनेटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वन कैन, अगर मैं बोलूँ कि मेट्रो का ऑल्टरनेटिव क्या है, तो मेट्रो का ऑल्टरनेटिव ऑटो रिक्शा ले लो, बट दैट इज वेरी कॉस्टली, है ना, एज कम्पेयर टू मेट्रो। सो दैट इज वेरी हार्डली मोनोपोलिस्टिक की डिमांड जो वो चेंज होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, तो ईडी क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। इवन इफ मोनोपोलिस्टिक अपना प्राइस जो है वो इंक्रीज करते हैं, कस्टमर फिर भी बाय करते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ई इज लेस देन 1। एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, क्योंकि आप अगर ज्यादा सेल करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोड्यूस जो है अपना प्राइस जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। देखो परफेक्ट कंपटीशन में तो ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है एवरेज रेवेन्यू, बट इट कैन नॉट बिकम नेगेटिव। रेवेन्यू कर्व बोथ एआर एंड एमआर बोथ डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, एमआर ऐसा होता है। एमआर फॉल्स फास्टर देन एआर, देयरफॉर एमआर ऑलवेज लाई बिलो एआर। देखो एआर से एमआर क्या है, नीचे, ठीक है। सपोज मोनोपोलिस्टिक्स इन वन बॉटल एट 100, अनदर बॉटल वो रिड्यूस कर देता है प्राइस 90 से, न्यू प्राइस क्या आ गया 90, वो बोथ बॉटल्स पे अप्लाई होगा, सेकंड वन पे नहीं अप्लाई होगा, पहली वाली बॉटल भी अब वो 90 पे ही बेच के चलेगा। सो ऑल्दो वन एक्स्ट्रा बॉटल इज सोल्ड, सेलर लूजेस 10 ऑन द फर्स्ट बॉटल। कहने का मतलब क्या, जब मैं एक बॉटल को बेच रहा था पहले 100, अब मैंने सोचा प्राइस कम कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ, तो मैंने दूसरी बॉटल पे नहीं किया, हर एक प्रोडक्ट पे 90 कर दिया। इसको तो चलो बेच दिया, जो नया कस्टमर आएगा उसको भी मैं, जो नया कस्टमर आएगा उसको मैंने कितने पे दिया, 90 पे दिया, मेरा रेवेन्यू लॉस कितना हो गया, 10, राइट। बट रेवेन्यू लॉस कितना हुआ है, 10। यहाँ पे कितना है डिफरेंस, एक प्रोडक्ट से मैं कितने प्रोडक्ट पे गया हूँ, 2, डिफरेंस कितना है, 1। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 90 माइनस 100 माइनस 9, 10, है ना। सो मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजेस फास्टर देन द एवरेज रेवेन्यू। तो स्लोप क्या होता है, 2 टाइम्स द स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू। मैंने पहले भी वो चीज प्रूफ करी थी यूनिट 2 में। एमआर फॉल्स ट्वाइस एज फास्ट एज द एवरेज रेवेन्यू, हमेशा ये चीज याद रखना। ओके, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, तो देयर इज सिंगल सेलर, कोई, अच्छा ये तो मैंने करवा दिया ना, सेम ही है। नाउ मोनोपोली एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो इमेजिन आपका एक हॉल है, सिनेमा हॉल है आपकी सिटी में, देयर इज नो कंपटीशन, यानी कि आप कौन हो, मोनोपोलिस्टिक हो, ठीक है। आप अपने कस्टमर से प्राइस कैसे चार्ज करोगे, तो 2 पॉसिबिलिटी है। पहला, आप सिंपल मोनोपोली हो, ठीक है। कौन से टाइप ऑफ मोनोपोली है, सिंपल मोनोपोली है, ओके। इन सिंपल मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक चार्ज सेम प्राइस टू एवरी कस्टमर, सबके साथ कोई भेदभाव नहीं है, सबके साथ आप इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। मूवी टिकट अगर किसी के लिए 250 है, वेदर यू आर स्टूडेंट, टीचर, बिजनेसमैन, हर एक को 250 ही देना पड़ेगा, 250 ही देना पड़ेगा। दिस इज सिंपल मोनोपोली, ठीक है। सिंपल मोनोपोली का मतलब है सेम प्राइस फॉर एवरीवन। नाउ कम्स डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, जिसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट के लिए टिकट कितनी है, 150 है, अडल्ट के लिए टिकट कितनी है, 250 है, वीआईपी के लिए टिकट कितनी है, 500 है। सेम मूवी है, सेम थिएटर है, बट प्राइसेस कस्टमर के लिए डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मतलब डिफरेंट प्राइसेस फॉर द डिफरेंट कस्टमर। नाउ ये तो सेम नहीं आ गया, इट ऑलवेज अर्न द, हाँ, कैन अ मोनोपोलिस्टिक मेक लॉसेस इन द शॉर्ट रन, नो, इट ऑलवेज अर्न्स द प्रॉफिट, दिस इज रॉन्ग। इन द शॉर्ट रन मोनोपोलिस्टिक जो है वो मोनोपोलिस्ट, अच्छा हमने तो मोनोपोलिस्ट शुरू कर दिया, मोनोपोली से हाँ, मोनोपोलिस्टिक था वो, सॉरी, my mistake. चलिए, so in the short run monopolist can incur the losses, एवरेज रेवेन्यू अगर कम है एवरेज कॉस्ट के, देन मोनोपोलिस्टिक क्या करेगा, रेवेन्यू मतलब कम है कॉस्ट के, रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट से,
है ना, बट एक्चुअल में रेवेन्यू क्या है, कम है कॉस्ट से, तो हम क्या करेंगे, लॉस इनकर कर रहे हैं। शुड द फर्म शट डाउन? नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखो, अगर तो इस वाले सिचुएशन पे है तो ये वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर रही है, कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग। अगर इवन इफ द लॉस है, इट इज रिकवरिंग सम पार्ट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट ना। सिचुएशन 2, एवरेज रेवेन्यू कम है वेरिएबल कॉस्ट से, अब भाई तुम्हारे सेल्स वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही है, तो देयरफॉर फर्म को टेम्पररीली शट डाउन कर देना चाहिए। मोनोपोली इन द लॉन्ग रन, पहले तो डिसीजन रूल देखते हैं, वही है एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो कंटिन्यू, एवरेज रेवेन्यू कम है तो शट डाउन, ठीक है। मोनोपोली इन द लॉन्ग रन, कैन अनदर कंपनी इजीली एंटर मार्केट? नो, क्योंकि पेटेंट्स है, गवर्नमेंट्स है, दीज आर कॉल्ड बैरियर्स टू दिस। So therefore monopolistic does not need to produce minimum LAC curve। ध्यान है हमें LAC curve किया होगा क्लास 12 में, अभी रेलेवेंट नहीं है, बस ये देखो, does not need to produce at the minimum point of LAC, so does not have to operate at the efficient level, faces no competitive pressure, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक के पास कोई प्रेशर नहीं है कि प्राइसेस को कम करेगा तभी उसकी डिमांड होगी। लॉन्ग रन प्रॉफिट में कीप्स में ही विल इवेंचुअली, अगर वो लॉन्ग रन में लॉसेस बना रहा है तो ऑटोमेटिकली ही विल लीव द मार्केट, therefore monopolistic does not continue with the losses in the long run, instead no competitors can enter, he generally earns the super normal profit। then we have something called प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, रेलवेज में और यूजुअली ये होता है कि प्राइस ओल्ड सिटीजन्स के लिए अलग प्राइस होते हैं, बच्चों के लिए अलग प्राइस होते हैं, है ना। सो प्राइस, नाउ सपोज यू बोर्ड अ फ्लाइट, आप फ्लाइट से जा रहे हो, पैसेंजर ए ने 5,000 दिया, पैसेंजर बी ने 7,500 दिया और पैसेंजर सी ने 10,000 दिया, सब एक ही फ्लाइट पे हैं, क्यों? बिकॉज दिस इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट प्राइजेस डिफरेंट कस्टमर से चार्ज करना, इवन फॉर द सेम थिंग, ठीक है। क्यों मोनोपोलिस्टिक करते हैं? ताकि वो मैक्सिमम एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सके, ठीक है, और डिफरेंट कस्टमर्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, हर कोई कस्टमर को हम कैप्चर कर सके, हर कोई कस्टमर आ सके, और मोनोपोलिस्ट उसके अकॉर्डिंगली चार्ज करता है, ना उसे नुकसान होता है, ना उसे फिर इतना ज़्यादा लॉस होता है, मतलब प्रॉफिट ही होता है। कैन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हैपन इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते, क्योंकि सेलर्स सब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेच के चल रहे होते हैं, कस्टमर, अगर तुम हाई प्राइस पे बेचोगे तो कस्टमर दूसरे वाले सेलर के पास चला जाएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन द परफेक्ट कंपटीशन। तो रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे एयरलाइन के टिकट्स हैं जिसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, मूवी टिकट्स हैं, ट्रेन टिकट्स हैं, थीम पार्क्स हैं, बच्चों के लिए अलग फीस है, दूसरे के लिए अलग है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग, हाउस वाली बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर स्टूडेंट लाइसेंस, ठीक है, ऑल दिस चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर एट द दिस। सो ये वही ऊपर वाली ही समरी है, ठीक है। वन सेकेंड, so we already know price discrimination means charging different price for different products to different customer, but can every seller do this? No। तो 4 कंडीशन है जो हमें सेटिस्फाई करनी होती है, तभी आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 क्या है? सेलर का कंट्रोल है ओवर द सप्लाई, सेलर शुड हैव दिस पावर टू डिसाइड द प्राइस। सेलर के पास पावर है कि वो क्या करे, प्राइस को डिसाइड, मतलब ऑब्वियसली जो प्रोड्यूसर है वही तो सेलर प्राइस डिसाइड करता है। If there are many competitors, customer can simply buy from someone else. Therefore, price discrimination is mainly possible in monopoly. Example, Indian Railways. Condition number 2, अगर monopoly है तो आप price discrimination कर सकते हो, अगर monopoly नहीं है तो simply do not price discriminate. Market should be divided into 2 different groups. Seller should be able to divide the customer into separate market. जैसे कि सिनेमा स्टूडेंट्स को, अडल्ट को, सीनियर को, वीआईपी को एक डिफरेंट प्राइस जो है वो चार्ज करके चलता है। क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिस इज पॉसिबल? द आंसर इज नो, है ना। कंडीशन नंबर 3, डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स react differently to price changes. Example, business traveler usually flight tickets even if prices are high. तो बिजनेस टिकट्स जो अगर प्राइसेस हाई भी होंगे तब भी डिमांड है। टूरिस्ट वेट फॉर डिस्काउंट्स, देयरफॉर बिजनेस ट्रैवलर्स के पास
बिजनेस ट्रैवलर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस बढ़ेगा या कम होने का, तो लेस इलास्टिक डिमांड इतनी नहीं बदलेगी। टूरिस्ट के केस में वो ऑब्वियसली बदलेगी, मोर इलास्टिक डिमांड। टूरिस्ट क्या बोलेंगे, अभी टिकट बहुत महंगी है, हम डिले कर देते हैं, हम फिर कभी चलेंगे। द एयरलाइन चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू बोथ द ग्रुप्स। Condition number 4, no resale, no arbitrage. So consumer buying at a different price should not be able to sell the product to customer at a higher price. Otherwise price discrimination will fail. For example, एक student है, movie ticket cannot be sold to an adult because वो student movie ticket जो है वो adult को नहीं बेच सकते, ठीक है। अगर बेच दिया एंट्रेंस के टाइम पे तो हमें फिर तो मुश्किल हो जाएगी। सिमिलरली एयरलाइन टिकट इज इशू टू द पैसेंजर ओन नेम, उसके नाम पे इशू करनी चाहिए, रीसेल पॉसिबल नहीं है। नाउ एसीपी गाव जी ने एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दी। प्रोफेसर एसीपी गाव डिवाइडेड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इनटू 3 डिग्रीज, डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3। सो डिग्री 1 में क्या बोला, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल कस्टमर। सेलर ट्राई करता है मैक्सिमम अमाउंट ईच कस्टमर इज विलिंग टू पे, जितना सेलर ट्राई करता है कि जितना मैक्सिमम प्राइस कोई पे कर सकता है उतना वो पे करे, ठीक है। दिस मीन्स सेलर कैप्चर्स इंटायर कस्टमर सरप्लस। ऑब्वियसली कंज्यूमर सरप्लस अटैक करने की कोशिश कर रहा है, कितना मुझे हाई मिल रहा है उतना हम अटैक करने की कोशिश करते हैं। अ कार डीलर नेगोशिएट डिफरेंट प्राइस विद ईच कस्टमर। एक कार का बंदा है जो कार में डील करता है, सेलर, वो डिफरेंट प्राइस हर कस्टमर को चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर से 9 लाख रुपया, दूसरे कस्टमर को बोलता है 9.3, एक कस्टमर बोलता है 8.8। जो मैक्सिमम है उसको वो हिट कर लेता है। अब मैं किसको बेचना चाहूंगा, 9.3 लाख को वाले को बेचना चाहूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, 30,000 का सरप्लस हो रहा है। सेकेंड डिग्री, पहली डिग्री कौन सी हो गई, कस्टमर वाइज। फिर आ गया क्वांटिटी वाइज, प्राइस डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी परचेज। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बहुत ज्यादा मुझसे सामान खरीदा तो मैंने उसे क्या दे दिया, बल्क डिस्काउंट। मोर क्वांटिटी बाय करोगे तो मैं प्राइस लो कर दूंगा। एक चॉकलेट बाय किया तो 50 रुपए, 5 चॉकलेट बाय करोगे तो 45 रुपीज का रेट लग जाएगा। देन इट इज ब्लॉक प्राइसिंग। एडिशनल परचेज पे आपका प्राइस जो है वो चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल के केस में पहले 1000 यूनिट्स फ्री, पहले 100 यूनिट्स पे 5 रुपए का रेट, फिर अगले 100 यूनिट्स पे 7 रुपए का रेट। सेम कस्टमर पेज डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट यूनिट कंज्यूम। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड थर्ड डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एट्रीब्यूट वाइज। कस्टमर को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया गया, हर ग्रुप्स को हर डिफरेंट प्राइस दिया। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट डिस्काउंट दे दिया, ये सलोन्स के केस में होता है ना, सलोन वाले डिस्काउंट देते हैं। और भी होते हैं कपड़े में, नहीं कपड़ों में नहीं होता है, मूवीज में ये चीज चलती है। रेलवे फेयर, मूवी टिकट्स, लेडीज के लिए स्पेशल डिस्काउंट, सेम सर्विस है, डिफरेंट प्राइजेस हैं, डिफरेंट कस्टमर ग्रुप है। अब हमारे पास आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। सपोज आपको टूथपेस्ट बाय करनी है, तो बहुत सारी वो हैं ब्रांड्स हैं, कॉलगेट है, पेप्सोडेंट है, सेंसोडाइन है, डाबर है, मेनी सेलर्स हैं, बट हर क्लेम हर ब्रांड जो है अपना क्लेम अलग दिखाता है। इसी को ही बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों के फीचर्स जो हैं वो मिले होते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या है, यहाँ पे भी बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, मैनी फर्म्स हैं, सबका अपना हिस्सा है। फॉर एग्जांपल शैम्पूज है ना, बहुत सारे शैम्पूज हैं, बहुत सारे क्रीम्स के प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे नेल पेंट्स के प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे परफ्यूम्स के प्रोडक्ट हैं। सो नो सिंगल फर्म कैन डोमिनेट द इंटायर मार्केट, बहुत सारे हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट्स थोड़े से आइडेंटिकल हैं बट सिमिलर हैं, बट पूरे सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक पेप्सोडेंट है जिसमें, एक कोलगेट है जिसमें वाइट के लिए, टीथ वाइटनिंग के लिए है, एक है जिसमें सॉल्ट है, एक है जिसमें फ्रेशनेस है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, ठीक है। कंपनीज डिफरेंशिएट करती है अपना ही प्रोडक्ट with the help of brand, with the help of packaging, with the help of quality, with the help of design, advertising. Example, सबके सब टूथपेस्ट बेच रहे हैं बट सबके सब ब्रांड अलग अलग क्लेम करते हैं कि हमारे दांत, हमारे टूथपेस्ट के साथ आपके दांत एकदम चमक जाएंगे। चलिए, और अगर आपके दांतों में नमक है, नहीं दांतों में नमक नहीं है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है?
हमारे टूथपेस्ट में है ना, एड्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, एनी फर्म कैन एंटर द मार्केट। बहुत सारी लॉस मेकिंग फर्म्स हैं, वो लीव कर जाती हैं और कोई भी लीगल बैरियर्स नहीं रहता है, राइट। नॉन प्राइस कंपटीशन, फर्म यूजुअली प्राइस के ऊपर डील नहीं करते हैं, बल्कि compete कैसे करते हैं, एडवर्टाइजिंग। कोई एड दे रहा है विराट कोहली, किसी की एड दे रहे हैं अमिताभ बच्चन जी खुद, किसी की एड दे रहा है कुछ और, कोई बेटर पैकेजिंग के अकॉर्डिंगली प्राइस चेंज कर रहे हैं, कोई सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के अकॉर्डिंगली फ्री गिफ्ट देकर, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करके, है ना। सो कॉलगेट एडवर्टाइज करता है कि ये डेंटिस्ट इसे रिकमेंड करके चलते हैं। नाउ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम नई फर्म्स एंटर करती हैं, अगर प्रॉफिट्स हाई है कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, प्रॉफिट फॉल हो जाता है, हर फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करके चलती है। एक्सेस कैपेसिटी है, even in the long run monopolistic competitive firm does not produce minimum LAC curve मतलब एक minimum locus of the points है, इससे कम तो वो प्रोड्यूस नहीं करता है। it produces full below its full capacity पे भी प्रोड्यूस नहीं करता है। why? because there are other competitors also, है ना, इसीलिए this is unused production capacity is called excess capacity। example, एक बेकरी 1000 ब्रेड डेली बनाती है, बट बिकॉज ऑफ मेनी बेकरीज compete, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, 700 ही ब्रेड्स बेच सकती है। दिस रिमेनिंग 300 ब्रेड्स रिप्रेजेंट एक्सेस क्वांटिटी। ये ऊपर समरी है इन सब चीजों की, ठीक है। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओलिगोपोली। हम मोबाइल फोन्स की बात करें, हाँ, मोबाइल सिम्स की बात करें, जियो, एयरटेल, वीआई, BSNL, बहुत लिमिटेड हमारे पास, वोडाफोन बेसिकली, बहुत लिमिटेड ही ऑप्शंस हैं हमारे पास। ओनली फ्यू कंपनीज हैं जो कि मार्केट को कंट्रोल करते हैं, इसको बोलते हैं ओलिगोपोली। सो डेफिनेशन क्या है, ओलिगोपोली एक मार्केट है जिसमें 2 से लेके 10 या फिर 50 तक मार्केट डोमिनेट करके चलते हैं फ्यू फर्म। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में कोका कोला, पेप्सी है, ऑटोमोबाइल में मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा है ना। फिर उसके बाद एयरलाइंस, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, है ना, जैसे वीजा और मास्टर कार्ड है। तो फीचर्स क्या है, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। हर फर्म का डिसीजन एक दूसरी फर्म के एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर जियो अपना प्राइस इंक्रीज करता है, तो क्या एयरटेल उसे देखता रहेगा? नहीं, इट विल इमीडिएटली थिंक कि मेरे को भी अपना प्राइस इंक्रीज करना चाहिए। अगर कोका कोला नया फ्लेवर लेके आता है, तो पेप्सी भी अपना नया फ्लेवर लेके आता है। हर फर्म अपने कॉम्पिटिटर पे नजर जमा के रखती है, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपकी पढ़ाई पर नजर जमा कर बैठी हूँ। ओके, चलिए, सो इसीलिए पढ़ा करो। इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस, कंपनी ह्यूज मनी जो है एडवर्टीजमेंट पे लगा के चलती है, कोका कोला, पेप्सी, सैमसंग, एप्पल, एयरटेल। तो ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करती है? टीवी एड्स से, सेलिब्रिटी से, सेलिब्रिटी इंडोर्स करना, इंडोर्समेंट से, मतलब सेलिब्रिटी से वो करवाने ऐड करवाती है, डिस्काउंट एंड द बेटर सर्विस देकर, ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड टाइप्स ऑफ मोनोपोलीज। देखो हमारे पास कम से कम ना 10 टाइप है, फिर तो उसके बाद मॉडल है, एंड देन चैप्टर इज गोइंग टू फिनिश। ओके, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, पहले है प्योर मोनोपोली, जो कि जिसमें हम होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, स्टील, सीमेंट, दीज प्रोडक्ट आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, मतलब सेम ही चीज, सेम ही कैटेगरी में आते हैं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, जिसमें प्रोडक्ट तो सिमिलर हैं, बट उनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स, जैसे टेलकम पाउडर, कार्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, मोबाइल पावर्स, मोबाइल फोन्स, एंड देन सॉफ्ट ड्रिंक्स। और ओपन ओलिगोपोली, नई फर्म्स एंटर करती है मार्केट में, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लोज्ड ओलिगोपोली, न्यू फर्म्स इज डिफिकल्ट, न्यू फर्म्स का आना डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सारी कॉस्ट है, मतलब ये डिफाइंस है, ठीक है। आईसीआई आपको जो चेक करके चलता है कि इस ये वाली कौन सी टाइप ऑफ ओलिगोपोली है, जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट रहती है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है, देन देयर इज ब्रांड लॉयल्टी आल्सो। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड कल्यूसिव ओलिगोपोली, जिसमें फर्म्स जो है वो एक तालमेल बना के बैठ जाते हैं, ठीक है। दे अग्री ऑन प्राइस कि हम सब एक ही प्राइस चार्ज करके चलेंगे, आउटपुट मार्केट शेयर इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल,
जियो है, एयरटेल है, वी डिसाइड टू इंक्रीज द रिचार्ज प्राइस टुगेदर, तो इसे बोलेंगे कल्यूसिव ओलिगोपोली। कॉम्पिटिटिव, जहां पे कोई अग्रीमेंट नहीं है, अपना अपना प्राइस जो है वो अपना अपना प्राइस सेट करके चल रहे हैं। देन वी हैव पार्शियल ओलिगोपोली, एक फर्म डोमिनेट कर रही है मार्केट को, अदर फर्म फॉलो कर रही है, जैसे जियो ने स्टार्टिंग में किया था, दैट वाज द प्राइस लीडर। फुल ओलिगोपोली, कोई भी फर्म किसी को भी डोमिनेट नहीं कर रही है, सबके पास अपनी अपनी इन्फ्लुएंस है, कोई एयरटेल को प्रेफर कर रहा है तो कोई जियो को प्रेफर कर रहा है। सिंडिकेट ओलिगोपोली एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली, सारी की सारी फर्म्स एक कॉमन सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सिंडिकेट है। सारी की सारी फर्म्स क्या है, एक ही कॉमन सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज सिंडिकेट। कस्टमर बाय फ्रॉम सिंडिकेट इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल फर्म, वो एक ही जगह से बाय करके चल रहे हैं, सिंडिकेट से बाय करके चल रहे हैं, ना कि डिफरेंट डिफरेंट फर्म से। फर्म क्रिएट एसोसिएशन, एसोसिएशन डिसाइड्स प्राइस, आउटपुट, प्रोडक्शन, कोटास। सो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने ओलिगोपोली के मॉडल्स डिसाइड किए हैं, तो ये 3 है। सीबीएस, ठीक है, कॉर्नोट है जिसने क्वांटिटी के ऊपर बात करी, बर्ट्रांड है जिसने प्राइस के ऊपर बात करी, स्टैकरबर्ग है जिसने लीडरशिप के ऊपर बात करी। कॉर्नोट मॉडल क्या कहता है, हर फर्म डिसाइड करती है हाउ मच आई शुड प्रोड्यूस, तो डिसीजन वेरिएबल इज आउटपुट, तो यहाँ पे कोई भी कोल्यूजन नहीं रहती। बर्ट्रांड मॉडल, हर फर्म डिसाइड करती है व्हाट प्राइस आई शुड चार्ज, ये क्या कर रहा है, कितना मैं प्रोडक्शन करूं, ये क्या कह रहा है, कितना प्राइस मैं चार्ज करूं, डिसीजन वेरिएबल इज प्राइस। स्टैकरबर्ग मॉडल, एक फर्म लीडर बनना चाहती है, वो अपना आउटपुट पहले लॉन्च करती है, अदर फर्म उसके फॉलोअर बनते हैं एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट डिसाइड होती है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड ओलिगोपोली कार्टेल, समटाइम्स सारी की सारी वो फर्म्स जो हैं वो टुगेदर हो जाती है और एक मोनोपोली, बड़ी सी मोनोपोली क्रिएट कर लेती है, उसे बोलते हैं हम कार्टेल। फॉर एग्जांपल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, मेंबर कंट्री डिसाइड ऑयल प्रोडक्शन टुगेदर, तो इससे क्या होता है, ऑयल प्राइसेस का के ऊपर एक कंट्रोल रहता है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड किंग डिमांड कर्व, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमेजिन कोका को, अब बहुत से बच्चे वंडर करते हैं व्हाई ओलिगोपोली हैज द किंग डिमांड कर्व। इमेजिन करो कोका कोला है, वो 40 रुपए की बॉटल जो है बेच रहे हैं, ठीक है, कोका कोला अपना प्राइस 45 कर लेता है, क्या पेप्सी भी अपना इंक्रीज करेगा? द आंसर इज नो। क्यों? कस्टमर क्या करेंगे, पेप्सी पे स्विच कर लेंगे, कोका कोला इसी वजह से कस्टमर लूज कर लेगा, देयरफॉर डिमांड क्या हो जाती है उसकी, इलास्टिक, मतलब डिमांड चेंज हो जाती है। सिचुएशन 2, नाउ कोका कोला अपना प्राइस कम कर देता है, क्या पेप्सी भी 40 रुपए ही रखे अपना प्राइस? नहीं, पेप्सी अपना प्राइस भी कम कर लेता है, कोका कोला गेन्स ओनली फ्यू कस्टमर्स, तो इस केस में क्या रहता है, इन इलास्टिक, बिकॉज एवरी फर्म फेयर्स कॉम्पिटिटर रिएक्शन, तो इसीलिए वो प्राइस को चेंज करने में हेजिटेट होते हैं, एज अ रिजल्ट प्राइस ऑलमोस्ट अनचेंज रहता है, दिस इज कॉल्ड प्राइस रिजिडिटी और स्टिकी प्राइसेस। यही रीजन है किंग डिमांड कर्व का, फर्म कॉपरेट करती है प्राइस और आउटपुट डिसाइड करने पे के लिए, ठीक है, ये वही एग्जांपल है जो मैंने ऊपर आपको करवाई है। देन वी आर डन 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 डन। लास्ट टॉपिक, लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम इन द इंडस्ट्री। इमेजिन एक सिटी है जिसके 100 पिज्जा शॉप्स हैं, हर शॉप एग्जैक्टली सेम पिज्जा, मैम परफेक्ट कंपटीशन हो गया, हाँ, nobody earns the huge profit for a long time. Suppose firm earns supernormal profit, imagine every pizza shop earns, हर firm 100 के 100 ही huge profit कमा रही है, what will happen? बहुत सारे एंटरप्रेन्योर सोचेंगे कि पिज्जा बिजनेस तो बहुत प्रॉफिटेबल है, हमें यही पिज्जा शॉप पे जाना चाहिए, यही पिज्जा शॉप खोलनी चाहिए, तो नए फर्म मार्केट में एंटर हो जाएंगे, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, जिससे प्राइस क्या हो जाए शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में। सपोज फर्म लॉसेस कर रही है, अब अगर पिज्जा शॉप मेकिंग लॉसेस, तो बहुत सारे अब शॉप ओनर्स जो है वो अपने बिजनेस को क्लोज कर देंगे, तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज होगा और लॉसेस अब ऑटोमेटिकली कम लोग होंगे, तो सप्लाई फिर नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी, फाइनली मार्केट नॉर्मल बन जाती है। आफ्टर सम टाइम्स नो न्यू फर्म्स वांट्स टू एंटर, नो एग्जिस्टिव फर्म्स टू लीव, ना कोई नया आ रहा है ना कोई नया जा रहा है, तो एवरीवन अर्न्स व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट।
इस सिचुएशन को ही बोलते हैं हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। एवरी फर्म इज इन इक्विलिब्रियम जब वो MR MC के इक्वल होते हैं, यानी कि फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है। कोई एंट्री एग्जिट नहीं है क्योंकि हर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, कोई नई फर्म एंटर नहीं करेगी, कोई भी फर्म लीव नहीं करेगी। इंडस्ट्री स्टेबल है। मार्केट का भी इक्विलिब्रियम होगा जब क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, देयर विल बी नो शॉर्टेज नो सरप्लस। लॉन्ग रन में क्या होने वाला है, आउटपुट जो है हम प्रोड्यूस करेंगे एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में, जिससे कि हम हाईली एफिशिएंट हो जाएंगे। हम लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कंज्यूमर को भी प्राइस जो है वो कम पे करना पड़ेगा। प्राइजेस हमारे मार्जिनल कॉस्ट को कवर कर पाएंगे, इसे बोलते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी। प्लांट्स को हम फुली यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। मोस्ट एफिशिएंट साइज जितना भी हमारे पास मशीनरीज है उसको एफिशिएंटली हम यूटिलाइज करेंगे, कोई भी हम रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं करेंगे। सो इन दिस केस MC विल बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, देयर विल बी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। यानी कि जब हम प्लांट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं तो इट इज नोन एज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। जब हम प्राइस के ऊपर बात कर रहे हैं दैट इज एलोकेटिव एफिशिएंसी। फर्म ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कमा के चल रही है, प्राइस एवरेज कॉस्ट के इक्वल है, या फिर एवरेज रेवेन्यू प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। देयर इज नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। फर्म क्या कर रही है, मैक्सिमाइज कर रही है। फर्म क्या कर रही है, मैक्सिमाइज कर रही है प्रॉफिट को। इवन दो फर्म्स ओनली अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट, फिर भी वो प्रोड्यूस कर रही है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, मतलब R इज इक्वल टू कॉस्ट। तो ये तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज सिचुएशन हो गया। M स्टैंड्स फॉर एडिशनल रेवेन्यू, है ना। ऑप्टिमम नंबर ऑफ फर्म्स, द मार्केट हैज नाइदर टू मेनी फर्म्स नॉर टू फ्यू फर्म्स। तो ओनली रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, मतलब जितना चाहिए इंडस्ट्री में उतनी ही मार्केट है। सो प्राइस एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू MC AC। सिमिलरली लॉन्ग रन एवरेज कौन, देखो एवरेज रेवेन्यू कर्व के साथ मैंने L लगा दिया, मार्जिनल कॉस्ट के साथ मैंने L लगा दिया, P मेरा एज इट इज, MC के साथ मेरा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के साथ मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। यही सेम इक्वेशन है जिसके मैंने L को डाल दिया, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो परफेक्ट कंपटीशन क्यों मिथ है, देखो ये मिथ है क्योंकि ऐसी कभी मार्केट होती नहीं है कि सिमिलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हम बेचें, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, एडवर्टीजमेंट नहीं करवाते, एंट्री एंड एग्जिट कंप्लीटली फ्री होती है, कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो परफेक्ट कंपटीशन इज अ मिथ, ठीक है। और ये रेयरली फाउंड होती है रियल वर्ल्ड में। अब ये सारी की सारी क्या है, एक तरीके से समरी है जो मैंने प्रेजेंट करी है आपके लिए, आपके लास्ट टाइम की रिवीजन के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुका है। अगर स्टिल कोई डाउट है फिर भी आई एम देयर ऑलवेज टू हेल्प यू, असिस्ट यू। थैंक यू सो मच, गुड बाय माय डियर फ्यूचर CAs, गुड बाय।